दोस्तों, कैसे हैं आप? मेरा नाम उमैर महबूब है और आज हम पढ़ेंगे रियलिज्म और आइडियलिज्म। ये हम अब आहिस्ता आहिस्ता थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क में दाखिल हो गए हैं आईआर के, और इसमें हम देखेंगे कि आईआर जैसे जैसे स्कॉलर्स ने ऑब्जर्व किया कि कैसे दुनिया काम कर रही है, तो उन्होंने दुनिया के उस काम करने को एक थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क के अंदर समोने की कोशिश की, ताकि हम उस थ्योरी से प्रिडिक्ट कर सकें इन द फ्यूचर कि अगर दुनिया ने ऐसे काम किया है तो फ्यूचर में ऐसे काम करेगी। ठीक, और वो एक लिहाज से प्रैक्टिकल जो कुछ दुनिया में हो रहा था उसके बाद उसकी थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन थी। गॉट इट? सो डिफरेंट थियरीज ने जन्म लिया आहिस्ता आहिस्ता, जैसे जैसे इंसान देखता गया कि दुनिया कैसे काम कर रही है। उसमें जो सबसे मशहूर दो थियरीज हैं वो है रियलिज्म और आइडियलिज्म। जो इसके अलावा भी हैं फेमिनिज्म, कंस्ट्रक्टिविज्म आपके कोर्स में, क्रिटिकल थ्योरी है, डिपेंडेंसी है, इंटरडिपेंडेंस है, वो हम बाद में पढ़ेंगे। आज हम स्टार्ट करेंगे रियलिज्म और आइडियलिज्म। अच्छा जी, क्या होती है? आप जरा नाम देखें, रियलिस्टिक, प्रैक्टिकल, प्रैग्मेटिक। आइडियलिज्म आइडियल से निकला है यार, कि ऐसा होना चाहिए, अच्छे वाली जो होती है। ठीक, so we must understand a fundamental notion that simple assumptions about something can lead to different conclusions. एक ही फिनोमिना को दो ऑब्जर्वर किसी और तरीके से देख के कुछ और एज्यूम कर सकते हैं। For a German, Nazi German in 1944 or 43, butchering the Jews is fine. For a person in Poland or for a person somewhere else who happens to be a Jew, उसके लिए वो चीज क्या है? हॉरिबल है। तो देखा जाए, एक ही काम हुआ है, जूस को मार रहे हैं। नाज़ीज़ कह रहे हैं कि ठीक है, मारना चाहिए इनको। दूसरा बंदा कह रहा है बहुत गलत कर रहे हैं। सिंपल असम्पशंस, वो कह रहे हैं कि देयर प्रॉब्लम्स ऑट टू बी सॉल्व्ड। ज्यूज की प्रॉब्लम हमें सॉल्व करनी आती है, इनको मार दिया जाए। और वो कह रहे हैं कि ऐसे आप किसी इंसान को, वो भी गैस चैम्बर्स में ले जाकर आप मारेंगे, और वो भी एक कम्युनिटी को टारगेट करके। वेस्ट आज उसे हॉलोकास्ट का नाम देती है। उस वक्त नाज़ीज़ को इस बात का अंदाजा नहीं था कि हम इतनी एट्रोसिटीज कर रहे हैं। सेम गोस फॉर पैलेस्टाइन, जो जूज आजकल फलस्तीन की आवाम के साथ कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हमारा लेजिटिमेट होम है, तो पैलेस्टीनियंस को हम यहाँ से निकाल के रहेंगे। और पैलेस्टीनियंस कह रहे हैं कि हमें ऑलरेडी 1948 में जब इजराइल की क्रिएशन की गई थी अंडर द ऑस्पाइसेस ऑफ यूएन, तो हमें ऑलरेडी हमारे होम से निकाल दिया गया था। सो कुछ सवाल, क्या स्टेट सबसे इंपॉर्टेंट एक्टर्स हैं? ये सवाल है एक। इसका जवाब रियलिज्म कुछ और देगा और आप देखिएगा आइडियलिज्म कुछ और देगा। इज द स्टेट इन अ वर्ल्ड ऑफ एनर्जी एंड हु राइट्स द लॉज ऑन द वर्ल्ड स्टेज? वी सी रियलिज्म होती क्या है। अब हम पढ़ेंगे a paradigm based on the premise that world politics is essentially and unchangeably a struggle among self-interested states for power and position under anarchy, with each competing state pursuing its own nets and interest. बिल्कुल आपको समझ नहीं आई होगी, और सिंपल है, आनी भी नहीं चाहिए। सो रिलैक्स, मैं आपको बताता हूं हमने करना क्या है। दोबारा पढ़ें इसको। A paradigm based on the premise that world politics is essentially and unchangeably a struggle among self-interested states। इस लफ्ज पे आपने गौर करना है। There are many states who have their own interest। वो जो हमने पिछले लेक्चर्स में आपको याद होगा बातें की थी, ग्लोबल वार्मिंग, इकोनॉमी को पावर और ड्राइव करना, इस तरह की चीजें। सेल्फ इंटरेस्टेड स्टेट्स, गॉट इट? फॉर पावर एंड पोजीशन अंडर एनर्की। मैं एनर्की का लफ्ज क्यों यूज कर रहा हूं? बिकॉज अब हमें पता है कि हम कहें पाकिस्तान की गवर्नमेंट कौन सी है, तो हम कहेंगे जी पाकिस्तान की गवर्नमेंट कैबिनेट और बीएम है, जो आजकल इस्लामाबाद में बैठती है। बीएम हाउस है, पूरी स्टेट है, जुडिशरी है हमारी, तो वो गवर्नमेंट कलेक्टिवली मेक करती है। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं वर्ल्ड गवर्नमेंट कौन सी है, कोई जवाब नहीं है हमारे पास, बिकॉज देयर इज नो वर्ल्ड गवर्नमेंट। यूएन इज नॉट अ गवर्नमेंट, इट्स एन आईओ, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। जो गवर्नमेंट होती है वो तो वो होती है जो लॉ बनाए, जो उसको इन्फोर्स कर सके अपने
सिटीजन्स के ऊपर. देयर इज नो वर्ल्ड गवर्नमेंट. सो वी कैन से कि इंटरनेशनल सिस्टम इज अ सिस्टम ऑफ एनर्की, अ chaos टाइप ऑफ अ थिंग, बिकॉज देयर इज नो सेंट्रलाइज्ड गवर्नमेंट एंड अथॉरिटी. जब अथॉरिटी आती है तो वो ऑर्डर स्टेबिलिटी को इंश्योर करती है. याद करें जब हमने डोमिनेंस का प्रिंसिपल पढ़ा था. देयर इज नो अथॉरिटी हियर. तो अब हम क्या करें? कोई बात नहीं, देखते हैं क्या करना है. विद ईच कंपीटिंग स्टेट परसुइंग इट्स ओन नेशनल इंटरेस्ट. ओन इंटरेस्ट फर्स्ट. पाकिस्तान पहले आएगा, बाकी दुनिया का ग्लोबल वार्मिंग का मामला बाद में आना चाहिए. कॉमन सेंस की बात है. सो realism is the oldest school of thought and has a long and distinguished history that dates back to Thucydides' writings about the Peloponnesian War in ancient Greece. Thucydides एक ग्रीक हिस्टोरियन था और पेलोपोनेसियन वॉर्स जो हैं ये बेसिकली हुई थी 431 BC से 404 BC तक. They were between Sparta and Athens. Athens वही जहां से सुकरात निकलता है, जहां से प्लेटो निकलता है, और स्पार्टा बेसिकली जीत गए थे इस जंग को. ठीक है. सो रियलिज्म उस वक्त से स्टार्ट होती है, अगर हम सही मानों में देखें. इट हैज अ लॉन्ग लिनेज. ठीक है. उसमें फिर जैसे जैसे इंसान आगे बढ़ता गया, सुनजू ने तकरीबन लिखा उसी पीरियड के आसपास. ही वॉज अ चाइनीज स्ट्रेटेजिस्ट. इसने वहां की जब इसको हम कहते हैं वेरिंग स्टेट्स पीरियड ऑफ chaos एंड disarray, इसमें इन्होंने ये बात लिखी. ठीक है, कि स्टेट्स किस तरीके से एक अनसर्टेन एनवायरनमेंट के अंदर अपनी सिक्योरिटी को इंश्योर कर सकती हैं. आगे चलते जाएं, हम आ जाते हैं तकरीबन मेडिवल यूरोप के आसपास. आपको याद होगा इस बंदे का, आपने नाम भी सुना होगा, मकियावेली. ही वॉज एन इटालियन और इसने एक बहुत मशहूर जमाना किताब लिखी जिसका नाम था द प्रिंस. और अजीब सी किताब है वाकई ये छोटी सी है. अगर आपको टाइम मिले तो जब आप ये पढ़ेंगे तो आपको अंदाजा होगा कि स्टेट्स किस तरीके से मैनिपुलेशन भी करती हैं और किस तरीके से बाज़ औक़ात मोरालिटी को छोड़ भी देती हैं, जस्ट टू परपेचुएट देयर इन्फ्लुएंस एंड टू सिक्योर देमसेल्व्स. और ये करना पड़ता है. फिर इंग्लिश एक फिलोसफर था थॉमस हॉब्स. इसने भी लॉ ऑफ स्टेट ऑफ नेचर का कॉन्सेप्ट दिया था. ये परेशान ना होइएगा, ये आपका बस ये काम है कि आपको इन सबका पता हो और जो जो इन्होंने कॉन्सेप्ट दिए हैं आपको उनका पता हो. स्टेट ऑफ नेचर का कॉन्सेप्ट दिया इसने और इसने कहा कि अगर हम लोगों को छोड़ दें उनके रहमो करम पे तो लॉ ऑफ जंगल बनेगा. मैं अक्सर एक बात कहता होता हूं कि इफ यू वांट टू सी द नेचर गो टू वाइल्ड लाइफ, सी वाइल्ड लाइफ. असल में नेचर वो है ब्रूटल, chaotic, शॉर्ट एंड यू कैन से वायलेंट. वो असल नेचर है बिकॉज वहां पे कोई अथॉरिटी नहीं है. जानवर नेचर के सबसे ज्यादा करीब होता है. ठीक है. सो हॉब्स ने दिया कि अगर एक सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं होगी या एक अथॉरिटी नहीं होगी तो chaos आएगा, तबाही फैलेगी. तो उसने बल्कि अपनी किताब भी लिखी 1651 में जिसका उसने नाम दिया लेविएथन. ठीक है. और इसने कहा कि बेसिकली ये किताब जो है ये जो गवर्नमेंट है ये एनफोर्स करेगी ऑर्डर और पीस को और सिमेट्री को. आगे चलते हैं. Realism views the state as the most important actor on the world stage because it answers to no higher authority, as I have told you earlier. और states हमें पता है कि sovereign होती हैं. और ये भी बात मैंने आपको बता दी कि the states are in a constant struggle to get the job done. ठीक है. और it leads to an inherent possibility of war. स्टेट्स का रियलिज्म ये कहती है कि स्टेट्स को काम करना चाहिए अपनी सेल्फ हेल्प के ऊपर, उनको अपनी मिलिट्री स्ट्रेंथ को बढ़ाना चाहिए, उनको किसी और पर रिलाई नहीं करना चाहिए, और उनको अपॉर्चुनिस्टिकली, ये लफ्ज बहुत प्यारा है, अलाइन विद अदर्स टू डेटर पोटेंशियल थ्रेट्स. मैं मिसाल आपको दे सकते हैं. पाकिस्तान चाइना के साथ दोस्ती भी है, लेकिन चाइना के साथ अलाइनमेंट पाकिस्तान के इंटरेस्ट में क्यों है?
वो इसलिए कि इंडिया को पाकिस्तान डेटर कर सकता है कलेक्टिवली थ्रू चाइना's हेल्प। इस तरह पाकिस्तान रशिया के साथ भी ताल्लुकात बना रहा है आजकल। मेन यही है कि अगर यूएस प्रेशराइज करता है किसी वजह से गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को, तो पाकिस्तान रशिया के साथ अलाइनमेंट करके भी इंडिया को डेटर कर सकता है। और पाकिस्तान ऑफ कोर्स, पाकिस्तान को पता है कि यूएस की सॉफ्ट पावर काफी ज्यादा है, अगेन इसके थ्रू भी पाकिस्तान कर सकते हैं। एंड पाकिस्तान कैन आल्सो अलाइन विद, और पाकिस्तान हैज अलाइन्ड विद यूएई, सऊदी अरेबिया। सो ये सारा कुछ बेसिकली यही है कि हम अलाइनमेंट कर लें, कल हमारे जो दोस्त हैं वो काम आ सके किसी भी प्रॉब्लम के अंदर। दूसरा ये कि लीडर्स को कभी भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस तक बात को नहीं छोड़ना चाहिए, वो मसला हो जाता है। उन्हें खुद करना चाहिए सारा कुछ, ताकि उनकी जो डिपेंडेंस है इंटरनेशनल रीजीम्स पे वो कम से कम हो, वो खुद सब कुछ करने के काबिल हो जाए। ओके, अब ये है कि द गोल जो है वो है नेशनल इंटरेस्ट, और उसके लिए जितनी पावर आप एक्वायर कर सकते हैं, माइट इज राइट। और एक और बात ये कि पॉलिटिकल पावर जो है बेसिकली वो सबसे ऊपर होती है, और ये जो बाकी जितनी भी चीजें हैं, इकोनॉमी, सोशल आपकी जो कंडीशंस हैं, आपकी जो टाइज विद अदर गवर्नमेंट्स हैं, आपके जो मोरल है नेशनल, वो ऑटोमेटिकली पॉलिटिकल पावर को सेकंड कर रहा हो, उसे सपोर्ट कर रहा हो। अगर वो नहीं होगा उसके बगैर बेकार मामला है। और दूसरी बात ये रियलिज्म ही थी जिसकी वजह से यूएस ने वर्ल्ड वॉर 2 के बाद कंटेनमेंट का कॉन्सेप्ट दिया। आइजनहोवर के दौर में ये ट्रूमैन और फिर आइजनहोवर ने इसको काफी आगे मजीद कंटिन्यू किया था। जब वर्ल्ड वॉर 2 एंड होती है 1945 में, उस वक्त ये हुआ कि यूएस और सोवियत यूनियन की टसल स्टार्ट हो गई फॉर वर्ल्ड्स हेजीमनी। तो यूएस ने क्या किया, सोवियत यूनियन हमें पता है कम्युनिज्म वहां पे प्रिवेल करती थी उस वक्त। एक थ्योरी है जिसका हम नाम देते होते हैं डोमिनो इफेक्ट। कार्ल मार्क्स ने भी यही कहा था जो कम्युनिज्म का बानी है, ये हम किसी अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो हुआ ये था कि कंटेनमेंट के अंदर अगर सोवियत यूनियन या कम्युनिज्म किसी एक मुल्क में आती है, तो डोमिनो थ्योरी ये कहती है कि वो उससे अगले मुल्क में जाएगी, फिर उससे अगले में जाएगी, फिर उससे अगले में जाएगी, ऐसे वो फैलती जाएगी। तो उसको रोका कैसे जाए? उसे रोका जाएगा थ्रू कंटेनमेंट, कंटेन किया जाएगा उसको। अगर हम सोवियत यूनियन के आसपास एक रिंग ऑफ एलाइज इकट्ठा कर लें, या उन कंट्रीज के अंदर हम अपनी जो फ्रेंडली गवर्नमेंट्स हैं उन्हें बिठा दें, तो हम क्या कर सकते हैं, हम बाआसानी इसे कंटेन कर सकते हैं। मेरा पॉइंट समझ रहे हैं? तो इसका मतलब ये हुआ कि जो यूएस की कंटेनमेंट की थ्योरी थी वो रियलिस्टिक थी, वो रियलिज्म पे बेस कर रही थी कि स्टेट्स मस्ट नॉट लेट एनीथिंग गो बियॉन्ड देयर कंट्रोल। अगर इस वक्त सोवियत यूनियन कंट्रोल में आ सकती है तो कंटेनमेंट के थ्रू इसे फौरन कंट्रोल कर लिया जाए, बाद में इसने हाथ में नहीं आना। ठीक है? और मैंने आपको याद होगा कि पिछले एक लेक्चर में आपको इस लफ्ज का भी बता दिया, बेसिकली सेल्फ हेल्प विल गिव राइज टू व्हाट? सिक्योरिटी डायलेमा। कि एक स्टेट अपने आप को आर्म करेगी, दूसरी उसके मुकाबले में आर्म्स तैयार करेगी। ये देखेगी कि मेरा जो आर्म है उसका जवाब तैयार हो गया यहां से, तो ये क्या करेगी, ये अगला तैयार करेगी, वो स्टेट उसके मुकाबले में अगला तैयार कर लेगी, ये उससे अगला करेगी, वो उसके मुकाबले में अगला। तो क्या हो रहा है कि द आर्मिंग ऑफ अ राइवल इज फोर्सिंग यू टू आर्म योरसेल्फ, दिस इन दिस केस ये वाली जो है ये, और रिजल्टेंटली द सिक्योरिटी ऑफ बोथ द स्टेट्स इज डिक्लाइनिंग एक्चुअली, बिकॉज आर्म्स ज्यादा हो रहे हैं तो इसकी सिक्योरिटी कम हो रही है, इधर भी आर्म्स ज्यादा हो रहे हैं तो इसकी सिक्योरिटी कम हो रही है। सो एट द एंड ऑफ द डे इट विल डिक्लाइन द सिक्योरिटी ऑफ बोथ, इट इज नोन एज सिक्योरिटी डायलेमा। और दूसरा ये कि स्टेट्स को बैलेंस ऑफ पावर
की तरफ जाना चाहिए। ये एक अलग आपका टॉपिक है, तो मैं उस वक्त आपको बताऊंगा भी कि व्हाट डज दैट मीन फ्रैंकली। एनीवेज, अब अगली बात हम एक और करते हैं। एक बहुत बड़ा इनका प्रोपोनेंट गुजरा है, हांस मॉर्गेंथो। वो यही बात करता है कि नो नेशन हैज गॉड ऑन इट्स साइड। और ये हकीकत है, यकीन करें, वाकई नो नेशन प्राइमरीली हैज गॉड ऑन इट्स साइड। बाय द वे इस वक्त अगर हम देखें, मैं एक मिसाल लेता हूँ हाइपोथेटिकल, अगर पाकिस्तान की अल्लाह ना करे और यूएई की जंग हो जाती है, अब कोई बंदा पूछे कि विच नेशन विल हैव गॉड ऑन इट्स साइड, इसका जवाब इतना आसान नहीं होगा। ऑफ कोर्स वी शैल प्रे पाकिस्तान टू विन, बट विच नेशन विल हैव गॉड ऑन इट्स साइड? हाँ, अगर पाकिस्तान की और इंडिया की होती है तो वी कैन से इट्स ऑन पाकिस्तान साइड, बट व्हाट अबाउट दिस और सम अदर और टू मुस्लिम कंट्रीज, इराक ईरान वॉर जो 1980 से लेकर 1988 तक हुई थी, इफ यू रिमेंबर, शदीद किस्म का नुकसान हुआ था। तो विच नेशन हैड गॉड? वी कांट आंसर इन a very straightforward fashion. Anyways, this was realism for you. और मजीद कोई सवाल होगा तो आप व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर पूछ भी सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हम कवर करेंगे लिबरलिज्म। थैंक यू।